ये क्वेश्चन नंबर 5 ए सीरीज का 23-24 AMU डिप्लोमा साइंस का जो पेपर था उसका कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called gravitational potential, acceleration due to gravity, gravitational field, universal gravitational constant। ठीक है, क्या समझ में आई ये? एक दे रखा है 9th क्लास में ग्रेविटी है चैप्टर, और ग्रेविटी में दे रखा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ एक दे रखा है कि दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला दे रखा है F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे एक बॉडी है m1, एक दूसरी बॉडी है m2, इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का जो फोर्स होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, टू मासेस, ये दे रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या बताया सवाल में कि यहाँ पे दो मासेस तो है और यूनिट पॉइंट मासेस, यानी इनका मास जो है ना 1 है, यानी कि m1 इक्वल है m2 के इज इक्वल टू 1 है। ये तो मास जो है ना यूनिट मास है, और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है यूनिट डिस्टेंस, यानी r जो है वो भी 1 यूनिट है। अगर हम लोग इसका मास की जगह पे 1 और r की जगह पे 1 डाल दें तो f जो होगा ये g हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी ये g का वैल्यू g के बराबर ही आएगा। तो f इज इक्वल टू g, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ये कैपिटल G के बराबर है। कैपिटल G तो जानते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है कैपिटल G का जो वैल्यू है 6.7 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है 6.7 10 टू द पावर -11, ये वैल्यू होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये G का वैल्यू क्या है, तो ये लिखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू यूनिट पॉइंट मासेस, दो यूनिट पॉइंट मासेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा? फोर्स जो होगा ना G, कैपिटल G के बराबर होगा, और कैपिटल जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा D, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये G के बराबर हो जाएगा। और G का वैल्यू होता है 6.7 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, ये रिलेशन पे दे रखा था। कितनी बात सुन रही, आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा है ये बात कैसे लिया गया है, इस फॉर्मूले पे मास को 1 1 करके ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये दे रखा हमारा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ग्रेविटेशन से है। अभी ये पहला, इसके पहले वाला क्वेश्चन 5 भी ग्रेविटेशन से था, ये भी ग्रेविटेशन से है। क्या है दे रखा है, अ बॉडी वेट 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे उसका वजन जो है 64 न्यूटन है। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 टाइम्स, अगर अर्थ का डायमीटर दोगुना हो जाए its present value and its volume and mass remain unchanged, then the weight of the body on the new surface of the earth is equal to, यानी अर्थ का जो डायमीटर है वो डबल हो जाए, उसका वॉल्यूम, उसका मास उतना ही रहेगा, ना वॉल्यूम चेंज होगा ना मास चेंज होगा, सिर्फ उसका रेडियस जो है वो डबल हो गया। ठीक है, डायमीटर जो है ना डबल हो गया, डायमीटर डबल होना रेडियस भी डबल होना सेम चीज़ होता है। तो अगर रेडियस डबल हो जाता है तो अब कितना वेट होगा पहले के कंपेयर में? चॉइस दे रखा है 64 न्यूटन, 28 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 16 न्यूटन, ये दे रखा है। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। तो क्या दे रखा है कि पहले एक अर्थ था, उस पे जो है वजन 64 है, और नेक्स्ट जो है अर्थ का जो डायमीटर डबल हो गया तो कितना होगा उसका वेट, ये बताना है, बाकी सब अनचेंज है। तो मैं थोड़ा फिगर से समझाता हूँ, यहाँ पे फिगर बनाता हूँ।
और इसको, जैसे ये हमारा अर्थ था पहले, इसका एक डायमीटर था, तो इसका अपना एक रेडियस भी था, तो इस पे जो एक मास था उसका जो वेट है, वेट जो है पहले वाले कंडीशन में 64 न्यूटन का था। ठीक, अब ये दूसरी बार में इसका डायमीटर डबल हो गया, ठीक है ना, डायमीटर डबल हो गया, या यूं कह सकते हैं रेडियस डबल हो गया, तो अब इसका रेडियस 2r हो गया है। लेकिन मास जितना था उतना ही मास इसमें है, और वॉल्यूम जितना था उतना ही वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम भी, इस वॉल्यूम एंड मास रिमेन अनचेंज। ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई डायमीटर बढ़ा दिया तो मास भी उतना ही रहे, वॉल्यूम भी ऐसा नहीं हो सकता, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर मान लो कि रेडियस को डबल कर देते हैं और मास और वॉल्यूम उतना ही रहता है, तो अब इस सरफेस पे इसी बॉडी का वजन कितना हो जाएगा, अब इसका वेट कितना होगा, जो यहाँ पे 64 था, अब यहाँ पे कितना वेट होगा। ठीक है ना, ये सवाल है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। करने के बाद पहले इसका जगह तो है नहीं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझ लीजिए, और नोट तो करा ही दिया, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है, तो क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें से पढ़ ही लेंगे, समझ ही लेंगे। तो लेकिन मैं इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो बाकी आप, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। क्या दे रखा है, जो वेट होता है, न्यू वेट अपन ओल्ड वेट कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, न्यू वेट अपॉन ओरिजिनल वेट, ये हमने लिख लिया इस तरह से। ठीक है, वेट होता ना m इंटू जी, मास इंटू जी, तो न्यू जी जो है ना, जी डैश लगा दिया हमने। ठीक है, मास तो सेम है, मास बदला नहीं है, तो मास इसी रखते हैं और जी को बदल दिया, यहाँ पे आएगा एम जी, ये जी जो ओरिजिनल जी होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो जी है। ठीक है, तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश अपॉन जी हो जाएगा, ये कितनी बात सुन में। लेकिन जी जो है ये इस वाले सरफेस पे है, दूसरे वाले पे, जिसका रेडियस डबल किया गया। अगर स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन लिखेंगे तो हमारा जो है एम एम जी जो है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एम से एम कैंसिल होकर स्मॉल जी जो है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक स्मॉल जी का कैपिटल जी के साथ रिलेशन होता है। ग्रेविटेशन में पढ़ाया है, देखिएगा जाके वहाँ पे है ये पूरा। क्या समझ में आया, तो यहाँ पे जो जी डैश है, यहाँ पे कैपिटल जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर कर दिया, क्योंकि क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है, ये मास ऑफ द अर्थ ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो है नीचे भी है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो ओरिजिनल रेडियस है ये इसका, ये वाला है, और ये आर डैश जो है ना ये इसका है, नया जो बनाया गया उसका है। ठीक है, जी डैश के लिए, क्योंकि सिर्फ रेडियस में चेंज आ रहा है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, और डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, मास भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रेडियस में चेंज है। कितनी बात सुनिए, तो रेडियस का हम लोग चेंज को इफेक्ट क्या होगा जी पे या वेट पे क्या होता है वो देखना जा रहा है। अब देखिए चार टर्म है 1 2 3 4, तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे तो ये जो है आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। कितनी बात सुन में, यहाँ पे जो आर डैश है ये 2r के बराबर है, तो r अपॉन 2r, और दोनों का स्क्वायर इस पे भी था इस पे भी था, तो कॉमन स्क्वायर कर दिया। कितनी बात सुने, कॉमन स्क्वायर कर लिया हमने, यहाँ से r कैंसिल कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा ये। कितनी बात सुन में, तो ये जो रेशियो आया हमारा 1/4 आ गया, न्यू वेट अपॉन ओरिजिनल वेट। अब हमें न्यू वेट, इस पे वेट बताना है, तो ओरिजिनल वेट को वहां ले जाते हैं, तो क्या हो गया, न्यू वेट इज इक्वल टू 1/4 इंटू ओरिजिनल वेट। ये 1/4 इंटू ओरिजिनल वेट कितना था, 64 दे रखा है, ये 64 दे रखा ना यहाँ पे, इससे कैंसिल करेंगे तो 60 न्यूटन। ठीक है, ये अब जो वेट होगा 60 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो वेट होता है और ये जो आर है रेडियस, यहाँ पे जो है ना जी,
m इंटू जी वेट होता है, और ये जो तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेट घटेगा, ठीक है ना। मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, तो मास से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेडियस ऑफ द प्लैनेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रेडियस बढ़ा है तो वेट घट गया है, पहले ये 64 था, अब वो 16 हो गया है, यानी इस तरह से इसका आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी आंसर। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में? ये किस किस को आ रहा है? सभी को आ रहा है ये। मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने आपको आंसर बता दिया है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अगर आपको भी आंसर पता हो तो आप भी लगा देते। ये तो मुश्किल ही है ना कि होगा कैसे वो आंसर। मेन तो वह रीज़न ये है कि अगर किसी का आंसर ए या बी या सी है तो वो बी क्यों है, ठीक है, उस क्यों का जवाब चाहिए। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, सोल्यूशन दे रहा हूँ, बल्कि इसका इस पेपर का पूरे का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ। और आपको जैसे अभी आज कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी उसमें मिलेगा, लेक्चर में मिलेगा, दूसरा लेक्चर में उसके बाद का, तीसरा उसके बाद का, ऐसे मैं पूरा ही मैथ और साइंस का सोल्यूशन करके दूंगा। आप कंटिन्यू देखते जाइए, समझते जाइए। जिनके करे हुए हैं, जिनके स्कोर अच्छे हो गए उनका तो नाम आएगा ही, जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ अब वो देखते क्या होता है। ज़ाहिर है एक लिमिट से कम आएगा तो फिर नाम नहीं आएगा। लेकिन कहाँ गलतियाँ हो गई, क्या गलती हो गई उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो सिंसियर थे, मेहनती थे, मगर कैसे गलती कर दिए, कहाँ गलती कर दिए, वो इससे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई और कहाँ से सवाल आया था, ये भी पता चलेगा। और सवाल कितना मुश्किल था ये भी पता चल जाएगा कि ये मुश्किल था या आसान था, और हमसे कहाँ पे गलती हुई, हम कैसे कर नहीं पाए। ठीक है, वो बच्चे जो अभी इस साल पेपर दिए हैं उनके लिए भी है, और या वो बच्चे जो आने वाले दिनों में देंगे उनको भी ये समझना होगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल बनते रहते हैं। अब तो एक बच्चा जो हाई स्कूल करके अभी आएगा उतना तो सोच नहीं पाएगा, लेकिन चाहते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन का मिले प्रैक्टिस करने के लिए, हर जगह से बना हुआ हो, हर तरह का बना हुआ हो। तो हमारे पास इसका एक मॉड्यूल बना हुआ है, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल होता है वहाँ वहाँ का बना हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो बच्चे जो आने वाला फ्यूचर में देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमें मैसेज करिए। हम आपको उस पीडीएफ को प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही उसका आंसर भी, और प्रैक्टिस के बाद उसका सलूशन भी देते हैं। जहाँ डाउट होता है वहाँ सलूशन भी बता देते हैं, ठीक है। वो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। वो सब नए क्वेश्चन है, वो ऐसे नहीं है जो हर तरह जगह पे हर जगह मिल जाएंगे। जैसे ये जो सवाल है, आप किसी गाइड को खरीदा होगा, किसी का भी गाइड खरीदा होगा, बहुत नाम है बहुत सारे गाइडों का, लेकिन आप जाके ढूंढेंगे तो ये सवाल ऐसे मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि कंसेप्ट के बेस पे हर साल नए नए क्वेश्चन को डेवलप किया जाता है। गाइड में क्या होता है कि वो लोग क्वेश्चन जहाँ तहाँ से जो किसी बुक से किसी बुक के किसी बुक के वो ला के जमा करके वो आपको कंपाइल करके देते हैं। उनका भी क्या कंट्रीब्यूशन अच्छा है कि भाई कम से कम कुछ ना होने से कुछ तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये सोचे कि उसी गाइड को पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा या उसी में से सवाल आ जाएगा, सभी ऐसा नहीं है। एक दो सवाल, दो चार सवाल, कुछ सवाल मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सभी सवाल मिल जाए, क्योंकि सभी सवाल के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सभी सवाल जो बनेंगे वह बुक के कंसेप्ट के बेस पे बनेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, तो वहाँ पे आपका ह्यूमन एरर आ सकता है। लेकिन फिर भी 100 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो कर ही देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। एनीवे, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 फिजिक्स का करता हूँ, लिखता हूँ और बताता हूँ। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 फिजिक्स का। क्या दे रखा है ये? A 4 kg mass and 1 kg mass are moving with equal kinetic energy. The ratio of their momentum is। दो बॉडी है, एक बॉडी का मास 4 kg है, दूसरे का 1 kg का है। ये दोनों ही बॉडी का काइनेटिक एनर्जी तो सेम है,
इनका मोमेंटम का रेशियो निकालना है कि इनका मोमेंटम का रेशियो कितना होगा। ये दे रखा है 1:2, 1:1, 2:1, 4:1, क्या होगा ये। ठीक है, इसे करते हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी पी को मोमेंटम दिखाते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होता है। ये कैसे आया है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चाहें तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और मोमेंटम जो होता है m इंटू वी होता है मोमेंटम। तो इसको स्क्वायर कर दिया तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये m से डिवाइड कर देंगे तो अब बचेगा m वी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए तो ये और ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, मगर इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी और इसे लिखेंगे m इंटू वी मोमेंटम, इसका स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या दे रखा है कि दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 के बराबर ही है, ये काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, यानी पहले वाला बॉडी का काइनेटिक दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग लेना चाहें तो P इज इक्वल टू 2m के e रूट में, ऐसे भी रिलेशन आ सकता है मोमेंटम का। ये 2m को इधर भेज दिया तो 2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर था, रूट लगा दिया, तो ये मोमेंटम इज इक्वल टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब पहले बॉडी का जो मोमेंटम लेंगे तो क्या हो जाएगा, P1, यहाँ पे 1 डाल देते, मास 1 ले लिया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो सेम था तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ले लिया ऐसे ही। दूसरे वाले बॉडी का P2 इज इक्वल टू रूट 2m2 के ई के बराबर है ये। अब इसका बोला रेशियो लीजिए तो P1 अपॉन P2 ये हो जाएगा 2m1 के ई अपॉन 2m2 के ई, 2 से 2 कैंसिल होगा, काइनेटिक कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 का रूट में आ जाएगा ये। ठीक है, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो हमने रिलेशन बताया था कि कैसे ये बनाया गया है ये। ठीक है ना, तो ये m1 अपॉन m2 का रेशियो हो जाएगा, मोमेंटम का जो रेशियो होगा m1 अपॉन m2 का रेशियो हो जाएगा। अब m1 जो है वो तो 4 kg का है, ये m2 जो है ना 1 kg का है, तो m1 जो है 4 kg का है, m2 1 kg का है, रूट लेते हैं 2/1 हो गया। तो दोनों का P1 अपॉन P2 का जो रेशियो होगा, P1 अपॉन P2 का जो रेशियो है, यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं हम लोग, P1 अपॉन P2 का जो रेशियो हो गया 2/1 हो गया, या 2:1। और अगर इसको देखते हैं हम लोग मोमेंटम का रेशियो, तो ये इस हिसाब से सी आंसर हो गया। कितनी बात में, तो ये आप फॉर्मूले को या तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखना चाहें तो ऐसे याद करके रखिए, या मोमेंटम के टर्म में देखना चाहें तो ऐसे याद करके रखिए। ये काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन होता है। ठीक है, और इस वाले पर रिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बेस पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है कि अगर मोमेंटम इतना % बढ़ा दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया गया इतना % तो कितना % मोमेंटम बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे हैं। आप हमारे लेक्चर में एडिशनल क्वेश्चन के नाम से या क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के नाम से वो आएगा, अभी आया नहीं है, वो आएगा, वो हम डालेंगे। वो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है, लेकिन हम लोग जो यूट्यूब पे चैनल पे बना के भी डालेंगे उसको। कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम लोग खुद करके देंगे, बाकी जो प्रैक्टिस करना चाहेंगे हमसे शीट्स के फॉर्म में PDF के फॉर्म में मंगा सकते हैं। कितनी बात समझ में आई है कि 2 मासेस थे, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर था, तो उनके मोमेंटम का क्या रेशियो हुआ, ये हमने इस तरह से बनाया। अगर किसी को कोई डाउट किसी जगह पे आता हो तो मेरा जो यूट्यूब देख रहे हैं उसके थंबनेल पे हमारे कोचिंग का नाम भी आता है, नंबर भी आता है, और चाहे तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टाइम या मैसेज कर सकते हैं। बेहतर तो यही है
कि उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि हम लोग क्लास में बिजी रहते हैं तो बार बार कॉल उठाते हैं, डिस्टर्ब रहता है मामला। तो उस पर मैसेज करिए, फिर हम टाइम बताएंगे कब क्या बात करना है, कब और क्या बात करनी है, ठीक है ना। टाइम बता देंगे, सुइटेबल टाइम जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैसेज करिए, फिर बाद में बात करिए। ओके, चले आगे बढ़े। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको मिटा के अगला क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ और फिर करके समझाता हूँ। ये भी आसान सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी का है ये, ठीक है। ये 10 क्लास का आ गया इलेक्ट्रिसिटी का। क्या दे रखा, एन इलेक्ट्रिसिटी यूजर पेज ₹1200 electricity bill for every month, on which his electric consumption charge is ₹900. If he operates a dual coil electric heater, each of 750 watt, a fan of 75 watt, ठीक है, 75 watt, and a 10 watt LED lamp for 1, 10, 12, 10 hours respectively on a regular basis. The amount he pays for each of the consumed unit will be, ठीक है, 12 रुपीज़, ये 12 रुपीज़ है, ये 16 रुपीज़ है, ठीक है ना, ये 16 रुपीज़ है, 23 रुपीज़। क्या समझ में आया? सवाल क्या दे रखा है ये कि बोला क्या कि एक आदमी जो बिजली खर्चा करता है वो हर महीना 1200 रुपये बिजली का बिल देता है, लेकिन उस 1200 में 900 रुपया तो बिजली जो कंज्यूम करता है उसका चार्ज देता है, 300 उसका सर्विस चार्ज जाता है, बिजली का सर्विस चार्ज जो होता है वो जाता है, 900 रुपया कंज्यूम पे खर्च वो जाता है उसका। लेकिन वो जो आदमी है अपने घरों में क्या क्या यूज़ करता है, एक दे रखा है इलेक्ट्रिकल हीटर है, डुअल कॉइल वाले, डुअल मतलब 2 कॉइल है उसमें, 2 कॉइल है उसमें, इलेक्ट्रिकल हीटर है। एक कॉइल जो है ना 750 वाट का है, एक कॉइल, उसमें 2 कॉइल लगे हुए हैं, 750 के 2 कॉइल लगे हुए हैं। एक फैन चलाता है 75 वाट का, 75 वाट का है, और एक एलईडी लाइट है जो 10 वाट का है। और ये जो है, ये जो हीटर जो था इलेक्ट्रिक हीटर, वो 1 घंटा चलाता है पर डे, ये 12 आवर चलाता है, कौन सा, ये 12 घंटे चलता है। और ये जो हमारी लाइट है वो 10 घंटा जलता है रेगुलर, यानी कि हर डे, हर दिन इतना रेगुलर जलता है। तो बताना द अमाउंट ही पेज, यानी 1 यूनिट बिजली का कितना खर्चा देना पड़ रहा है उसको, ठीक है, 1 यूनिट बिजली का क्या रेट है, ठीक है। तो 900 रुपया टोटल पेड किया 1 महीने का, ये हर मंथ का देता है, एवरी मंथ 1200 तो देता है, लेकिन उसको बिजली का जो चार्ज आता है वो 900 रुपये जाता है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन चार्ज 900 रुपये जाता है। कितनी बात सुन रही, इतना समझ में आया? हमने इस तरह के बिजली कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना घर का बिल, ये हमने एक शॉर्टकट मेथड बता रखा है, लेक्चर में जाके इलेक्ट्रिसिटी क्रैश कोर्स में जाके देख सकते हैं। वैसे मैं फाउंडेशन के नाम से भी एक यूट्यूब पे इलेक्ट्रिसिटी का ही दे रखा है हमने, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी या कुछ चैप्टर्स फाउंडेशन फॉर नीट जेई के भी है, क्रैश कोर्स के भी है, तो क्रैश कोर्स में भी जाके देख सकते हैं इसको। और फाउंडेशनल में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन करा भी रखा है, फाउंडेशन फॉर नीट जेई इलेक्ट्रिसिटी 10 क्लास, फाउंडेशन फॉर नीट जेई टाइटल पे लिख रखा है, वहाँ पे जाके देख तो कुछ क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बाकी तो मैंने बताया कि मॉडल है उसमें मिल जाएंगे। ये मैं सवाल तो लिख दिया, ये पूरा इतना जगह घिर गया, अब इसे करें कैसे, तो मैं ये सवाल को मिटा देता हूँ। ये हम चॉइस दे रखा, 12 रुपये का यूनिट है, 16 रुपया, 17 रुपया या 23 रुपया यूनिट है, कितना रुपया यूनिट देना पड़ रहा है। तो मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, जो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर, यू इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर, क्योंकि किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो कितना यूनिट बिजली खर्चा होगा
और फिर इसको रेट से, किस रेट से है इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहा है वो तीन अलग अलग तरह के अप्लाइंसेस है। एक तो हीटर है, एक फैन है, एक एलईडी लाइट है। तो तीन अलग अलग अप्लाइंसेस हैं। तो उसको लेने के लिए हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ये एक दो तीन लाइन मिटा देता हूँ ताकि एक एक करके लिखता भी जाऊँगा मिटाता भी जाऊँगा। अब जो टोटल कॉस्ट आएगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो दे रखा है, ये यहाँ पे जो पहला अप्लायंस दे रखा है वो 750 के दो डोयल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर है। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना 750 के है, दो कॉइल है, 750 के। हमारा जो फॉर्मूला होता था, पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। हम लोग जो यूनिट निकालते थे NPTD अपन 1000 इंटू रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कॉस्ट आ जाता है। ठीक है ना, ये कॉस्ट आ जाता है। N होता नंबर ऑफ अप्लायंसेस, P होता पावर ऑफ ईच अप्लायंसेस, T होता कितने टाइम तक डेली उसको यूज कर रहे हैं, D होता वो कौन सा महीना है, महीने में दिन अलग अलग होते हैं ना, कुछ महीने 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के भी होते हैं। तो उस तरीके से भी इसको यूज करते हैं। तो ये निकालने का है। तो अब क्या बताया कि हीट कंज्यूम बाय हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय, पहले लेते हैं हीटर प्लस फैन प्लस एलईडी लैम्प। ठीक है ना, ये तीन है। इसको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू रेट, हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहाँ टोटल जो खर्चा हमारा बैठ रहा है वो 900 रुपये का बैठ रहा है, 900 रुपये का बैठ रहा है। हीटर का कॉइल कितना है, हीटर में एन यानी कि दो कॉइल है और एक कॉइल जो है ना हीटर में 750 का है। और टाइम कितना चल रहा है ये देखिए, हीटर पहले लिखा हुआ था तो 1 घंटे टाइम चल रहा है, ये 1 घंटा यहाँ पे है ना, ये 1 घंटे टाइम से चल रहा है। और महीना जो है ना 30 डेज का है, तो ये 30 डेज का महीना, स्टैंडर्ड महीना ले लेते हैं, 30 डेज का ले लिया। इसी तरह से देखा, एक फैन था, एक लिख दिया, पावर जो है ये 75 का था, टाइम 12 घंटा रोज चलता है, डेज कितना ले लेगा 30 डेज। ठीक है। ऐसे ही एक हमारा लैम्प था, एक लैम्प था 10 वाट का था, डेली 10 घंटे जलाते हैं और ये महीना 30 डेज का ही है। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। इसको जो है 900 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा हमारा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। ये 1000 डिवाइड कर दिया, ये 9 9 या 27, ये इतना आ जाएगा। ये इसको 75 इंटू 12 इंटू 30 करोगे ना तो 27,000 अपॉन 1000 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 और ये 3000 अपॉन 1000। ठीक है ना, ये हमें रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बार सुने, ये जो है 3 जीरो काट दिया, इसका 3 जीरो काट दिया, इसका 3 जीरो काट दिया। क्या देखते हैं कि ये जो हीटर है पूरे महीने में 45 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। ये जो फैन है पूरे महीने में 27 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। और ये जो लैंप है पूरे महीने में सिर्फ 3 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है, 3 यूनिट। इन सब को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 इज इक्वल टू 75 इंटू ये 45 इंटू 27 इंटू 3। ठीक है, तो ये आएगा 75 इंटू रेट आ जाएगा। कितनी बात भाई। और अगर रेट निकालना चाहते हैं तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा, इससे डिवाइड करते हैं, रेट इज इक्वल टू 900 को डिवाइड कर दो 75 से, 5 से काट लो इसे, तो 5 से करेंगे
180, ये 15 हो जाएगा, 5 3 6, ये 312, तो ये 12 रुपये का यूनिट आ रहा है। तो यूनिट कितने का चल रहा है? 12 रुपये यूनिट, यानी इसका जो आंसर होगा ए होगा। 12 रुपये यूनिट आ रहा है बिजली का कर इसमें। कितनी बात सुन रही? क्या समझ में आया? ये टोटल कॉस्ट जो होता है ना, जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, कितने अप्लाइंसेस हैं, कितना पावर है, कितने घंटे तक चलता है, और वो कौन सा महीना है, उसको उससे 1000 डिवाइड करते 1000 से, तो उतना यूनिट कंज्यूम हो जाता है। यहाँ पे 3 अप्लाइंस थे, ये हीटर था, 2 कोयल था, 750 का था, 1 घंटे रोज चलाना था, 30 महीने का 30 दिन ले लिया, तो 30 से कर दिया इसको। ठीक है, इसी तरह से क्या दे रखा है ये हमने, ये एक फैन था 75 वाट का था, 12 घंटे रोज चल रहा था, 30 मिनट, इसी तरह से इतना आ गया, और इस तरह से हम लोग करके सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक इस तरह का सवाल है, बहुत सारे सवाल हम लोगों ने करा रखा है, आप जब टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आएगा। यहाँ तक सवाल है। अब मैं अगला सवाल कराने जाऊँगा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। ओके।